न्यूज़ तक पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं द मंच। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये भारत की वो खुफिया एजेंसी है जो नज़र रखती है भारत के बाउंड्री के बाहर से जो ख़तरा हो सकता है उसको टालने की पूरी कोशिश करती है। रॉ एक ऐसी संस्था है जिसे बहुत साल पहले बनाया गया था, ये बात ध्यान में रखकर कि भारत की सुरक्षा यानी जो भारत में रह रहे लोग हैं वो महफूज रहें, और इस बात का पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरे निभाया है इस काम को रॉ ने। पिछले कई सालों से रॉ लगातार ये काम भली भांति करती आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे शो में हमारे मेहमान हैं RK यादव, जो रॉ के ऑफिसर रह चुके हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। पहली किताब जिसका नाम मिशन रॉ, जो काफ़ी चर्चाओं में भी रही, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। फिर उनकी दूसरी किताब थी न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा, उस पर भी हम अलग सवाल पूछेंगे। मैं और मेरे सहयोगी, मेरे साथी यहाँ पर हैं, वो भी अपने सवाल हमारे मेहमान से पूछेंगे। मेरा पहला सवाल है RK यादव सर कि जब आपने रॉ ज्वाइन की थी उस समय और आज के समय में जो जिस तरह से रॉ काम कर रही है, कितना फ़र्क है? देखिए, अब तो साइबर युग आ गया है तो बहुत फ़र्क है। पहले टेलीकम्युनिकेशन का भी एक छोटा ही हिस्सा था जो हम यूज़ किया करते थे। अदरवाइज़ ज़्यादातर तो फील्ड इंटेलिजेंस का काम ज़्यादा हुआ करता था। अक्रॉस द बॉर्डर जो है, दोनों कंट्रीज़ में हमारा जो टारगेट था चाइना और पाकिस्तान में, तो वो वहाँ से जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है या डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, उनको इकट्ठा करने के लिए हम लोग पूरे जोश से और पूरी हिम्मत से काम किया करते थे, और ये बड़ा जोखिम भरा काम हुआ करता था उस वक्त। और हमारे जो ऑफिसेस थे वो जम्मू से लेकर गुजरात के एंड तक जो है एस्टेब्लिश किए गए थे, और उसको जो प्लान किया था वो हमारे जो RNDW के फाउंडर थे RN काओ साहब, उन्होंने किया था। और आज भी अगर ये बिल्डअप हुई है एजेंसी, तो उसकी नींव जैसी रखी गई थी उसी हिसाब से एजेंसी अच्छी बिल्डअप हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने RN काओ के बारे में अभी आपने उनका नाम लिया, उनके साथ में आपके संबंध कैसे थे और कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका रॉ और IB को इतना खड़ा करने में? RN काओ एक जीनियस आदमी थे। एक दफ़ा जब वो रिटायर हो गए उसके बाद की बात थी, तो एक रॉ के चीफ लगाए गए थे। उनको मैंने भी काओ साहब से कहा था कि ये कैपेबल आदमी है। तो मैं 5-6 महीने के बाद जब RN काओ साहब से मिला तो उन्होंने पूछा कि ये गौरीशंकर वाजपेयी कैसा काम कर रहे हैं, उनका नाम यही था। मैंने कहा जी वो काफ़ी काम कर रहे हैं और आजकल उनके पास फाइलों का ढेर लगा रहता है, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हंसने लगे। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते हैं इसका मतलब वो फेल हो गए। मैंने पूछा, मैं कहा जी फेल कैसे हो गए? ये वो तो काफ़ी फाइलों में लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। कहते देखिए यादव साहब, जब मैं डिपार्टमेंट का हेड था तो मैं दोपहर में लंच तक कोई फाइल नहीं देखता था, और जो इवेंट्स कंट्री के आसपास हुआ करते थे उनको मैं वॉच करके या अखबारों में जो निकलता था उसके बेस पे पूरी डिक्टेशन मैं अपने जूनियर्स को भेज देता था कि इसको वॉच करिए, इस पे काम करिए और इसकी रिपोर्ट मुझे दीजिए। फाइलों का काम मैं लंच के बाद किया करता था। तो जो चीफ इस एजेंसी का अगर फाइलों में उलझ गया तो उसकी थिंकिंग पावर और काम करने की नहीं रहेगी, वो फाइलों में उलझा रहेगा। फाइलों में नीचे से नोट आएंगे और नीचे के ऑफिसर कुछ सजेस्ट देंगे, अपना इंडिपेंडेंट माइंड वो यूज़ नहीं करेगा। तो ये उनका सोचने का तरीका था, और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि बांग्लादेश लिबरेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ था और इस हमारी संस्था का बहुत बड़ा हाथ था
इसके बारे में काफ़ी लंबी बातें मैंने अपनी किताब में लिखी हैं। वो जो आज के युग के जो स्टूडेंट्स भी हैं, आप जैसे जानकार लोग हैं, आप जैसे जो समाज में इन चीज़ों को बता सकते हैं, उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव बुक है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो काओ साहब की एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं उसमें। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जब जब रहे हैं और समय के साथ में बदलते रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो लगातार एक विवाद भी खड़ा होता रहा है हर एक प्रधानमंत्री के साथ में, जैसे मोरारजी देसाई थे या फिर चंद्रशेखर थे। तो ऐसे सवाल भी आए कि नो उनकी काफ़ी दखल रहती थी रॉ के प्रोग्राम्स में। देखिए, मोरारजी देसाई इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने उनको जेल में बंद कर दिया था। तो हमारे हरियाणा में सोना के पास एक तावड़ू जगह है, वो वहाँ पे पूरी इमरजेंसी में बंद रहे थे। तो जब वो वहाँ से निकले और प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने RN काओ को बुलाया। उन्होंने कहा, एक तो मैं रॉ के चीफ का पद जो है डाउनग्रेड कर रहा हूँ, और दूसरा आपकी संस्था की जो कैपेसिटी है उसको भी कम करूँगा। तो उस पर RN काओ एग्री नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर जाइए। उसके बाद नंबर 2 बने एक शंकर नायर थे, वो बड़े डैशिंग ऑफिसर थे, और बांग्लादेश लिबरेशन में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो उनको बुलाया गया, वो भी शायद महीना या 2 महीना रहे, वो भी मोरारजी देसाई के साथ नहीं चल पाए। उन्होंने भी कहा कि मैं रॉ की स्ट्रेंथ कम नहीं करूँगा। और बाहर जो मोरारजी ने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान में, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जब जियाउल हक थे शायद, वो मोरारजी के थोड़ा खास ही चमचागिरी किया करते थे बहुत मामलों में, उनकी बातों को भी फैलाया करते थे कि ये अपने पर्सनल उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ थी। तो मोरारजी ने कहा कि आप पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद करिए। तो काओ ने और शंकर नायर ने मना किया कि हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी लॉन्ग प्लानिंग है, दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। उन दोनों को हटने के बाद फिर एक पारसी ऑफिसर था जो कि ना IAS था ना IPS था। एक हमारे यहाँ एक उस टाइम पे, क्योंकि फ्रंटियर सर्विस नहीं हुआ करती थी, अब तो IAS IPS हैं, तो एक फ्रंटियर सर्विस क्रिएट की गई थी जो बॉर्डर को देखती थी, वो उसके ऑफिसर थे, उनको रॉ का चीफ बनाया। तो वो जो मोरारजी देसाई की डिक्टेटेड लाइन थी वो सब करते गए, विद द रिजल्ट रॉ के ऑफिसर्स भी हटाए गए। इवन मुझे कहते हुए आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग है। ये बड़ी अचरज की बात होगी, ये RN काओ ने क्रिएट की थी। उसके कई सीनियर साइंटिस्ट को भी हटा दिया था, और कुछ जूनियर ऑफिसर, फील्ड के ऑफिसर भी हटाए गए थे। तो एक किस्म से जो हम यंग थे जिन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो हमें ये लगने लगा कि हमारा भविष्य अब यहाँ पे ठीक नहीं है। और चाहे वो RNDW में नौकरी करे या किसी और सरकारी डिपार्टमेंट में करे, हर आदमी को अपना भविष्य पहले दिखाई देता है, डिपार्टमेंट वगैरह बाद की बात हो जाती है। तो हमें भी ये लगने लगा था कि भाई अब यहाँ से अगर नौकरी हट गई तो बच्चों वगैरह का क्या होगा, इस तरह की बातें आने लगी थी। तो ये उस वक्त जो है एक किस्म की अनसर्टेनिटी वहाँ पे डिपार्टमेंट में हो गई थी। जी, एक आरोप भी लगते हैं आपके ऊपर कि आपने रॉ में यूनियन बाजी शुरू की थी। उसी का रिजल्ट था, जब ये लगने लगा कि ये और स्टाफ को ना निकाल दें, तो फिर एक यूनियन बनाई गई, और उसको दिल्ली गवर्नमेंट में रजिस्टर भी कराया गया, रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के यहाँ, और वो यूनियन बनी, और वो फिर 86 तक चली। 86 में एक एक्ट आ गया, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, और उस एक्ट में ये इनकॉर्पोरेट किया गया कि यहाँ पे कोई भी यूनियन या और दूसरी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो उसको फिर डिसॉल्व कर दिया गया था। लगातार जो रॉ के एजेंट्स रहे हैं उन पर भी कई सवाल उठते हैं, जैसे कि
एक रविंदर सिंह का नाम आता है कि वो CIA के एजेंट थे या डबल एजेंट थे, इस तरह की भी था रविंदर सिंह का नाम आता है कि वो CIA एजेंट थे, डबल एजेंट थे, क्या थे वो CIA का एजेंट था और उसको भगा दिया गया। ये हमारे रॉ के कुछ सीनियर ऑफिसर्स थे कि वो जो उसने जो यहाँ पे डैमेज किया था उन सब से वो रिपोर्ट ले लेके जो है CIA को भेजता था। जब इनको लगा कि ये अगर पकड़ा गया और इसको फिर इंटेरोगेट किया गया या इसको पुलिस के हवाले किया गया या IB के हवाले, तो ये सब चीज़ें डाइवर्ज कर देगा। तो एक किस्म से मैं यही कहूँगा कि उसको जब वो भाग रहा था तो ये अरेस्ट कर सकते थे। और मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि वो जब उसने फ्लाइट ली काठमांडू से, वो शायद ब्रसल्स गया था, बेल्जियम, तो उस फ्लाइट में जब बैठा तो उसने जो उस वक्त का रॉ का चीफ था उसको फ़ोन किया कि मैं बैठ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ। ये उनके फ़ोन की डिटेल में आज भी होगा अगर टेलीकॉम डिपार्टमेंट से निकाली जाए तो। मेरा पहला सवाल तो यही है सर, इंडिया में जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं आजकल, तो उसको लेकर कई तरह से लेबल किया जाता है कि फॉरेन फंडिंग के जरिए इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्या इस तरह के प्रोटेस्ट्स पर जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जिन्हें कहा जाता है, अब चूंकि भारत में तो सारी चीज़ें संवैधानिक दायरे में होती हैं, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस तरह का उत्पात बांग्लादेश में हुआ या दूसरे मुल्कों में होता है उस तरह का उत्पात यहाँ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह का एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होता है, तो क्या उसमें फंडिंग्स के जो आरोप लगते हैं, फॉरेन फंडिंग्स के जो आरोप लगते हैं, या एजेंसीज के हेल्प के द्वारा, चाइना या अमेरिका की एजेंसीज के हस्तक्षेप के द्वारा इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, उसको लेकर रॉ अपने लेवल पर एनालिसिस करता है, जांच पड़ताल करता है क्या? देखिए, इन जो एंटी डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट भी हैं सरकार के अगेंस्ट, उनमें इनको एजेंसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर देश के बाहर इस किस्म के देश के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं होंगे तो नेचुरली उसमें इसको इंटरवीन भी करते हैं और उसके बारे में पूरी तहकीकात सरकार को देते हैं और कोशिश भी करते हैं उनको रुकवाने की। अब पीछे नीजर का केस आ रहा है काफ़ी जी, ये फैल रहा है। हाँ हाँ, तो वो उस पर जो भी एलिगेशन है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा और अभी बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका और इंडिया और कनाडा, इन 3 कंट्री के इंटर रिलेशन पे काफ़ी इसका असर पड़ रहा है। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पीछे ट्रूडो, ये जो कनाडा का जी, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है, ये इंडिया आया था, कोई 5-6 महीने पहले की बात थी, कोई समिट थी यहाँ पे, G20 के लिए वो आए थे। G20 में, और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको लेके अलग बैठक की थी और वो बैठक काफ़ी लंबी चली थी। तो बैठक में कोई ये जलवायु की बात तो कर नहीं रहे होंगे, वो जो वहाँ पे कुछ हो रहा था ओबियसली उसको सब ब्रीफ किया गया था, लेकिन वो क्योंकि कनाडा में अगले कुछ महीनों में इलेक्शन है, उसने उन चीज़ों को वहाँ दबाने की कोशिश नहीं की और जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। भारत सरकार ने, मुझे लगता है कि सब चीज़ें उनको बताई गई थी, उनको प्रूफ भी दिए गए थे, लेकिन उसने वहाँ जाके उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे ये लगता है कि वहाँ पे 2.5-3% जो सिखों के वोट हैं वो अपनी तरफ लेना चाहता है, और यही एक रीज़न है कि उसने जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा सर, एक सवाल मेरा रॉ के एजेंट्स को लेकर है। आज के दिनों में हम देखते हैं मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यू प्रकाशित हो रहे हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि वो रॉ में काम कर चुके हैं, रॉ के एजेंट रह चुके हैं, और साथ ही साथ वो एक
किसी वक्त में उन्होंने पीएम की भी सिक्योरिटी देखी, डिफेंस मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी देखी, टॉप वेटरन्स नेताओं की भी सिक्योरिटी देखी और फॉरेन लैंड पर जाकर ऑपरेशन भी कर लिया। हाल एक नाम अगर मैं कोट करना चाहूँ तो लकी बिस्ट आजकल खूब चर्चाओं में रहते हैं, चूँकि उनको लेकर ये कहना है कि वो रॉ के एजेंट रह चुके हैं, रॉ में भी सर्व किया, फॉरेन लैंड में जाके मिशंस को अंजाम दिया। तो क्या इन बातों में वाकई में सच्चाई होती है? ये लोग हैं रॉ के एजेंट या मार्केट कर रहे हैं अपने आप को सिर्फ? देखिए, ये हो सकता है एजेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो काम करता होगा। तो कई दफ़ा ये इन पे कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो लागू नहीं होता, ये पैसे से इनसे काम कराया जाता है, पैसा, और जब इनकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है तो शायद इनको फिर डिसऑन कर देते हैं, उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और इस किस्म की बात, अब सरबजीत का केस तो आपने देखा ही होगा जी, काफ़ी लंबा हुआ है। उस किस्से के बारे में भी बताइएगा आप आगे चल के। खैर हाँ, तो इस केस के बारे में जो बता रहे हैं आप वो बताइए। कौन से के? यही जो इस तरह के जो एजेंट्स के बातें कर रहे होते हैं वो मिशंस को, तो क्या एजेंसी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता है, वो जब तक उनकी यूटिलिटी है उनसे काम लिया जाता है। वैसे यूजुअली हम इनको ड्रॉप नहीं करते हैं। एक ये अगर आपको याद हो, एक ये कश्मीरी हासिम कुरैशी नाम है उसका, हासिम कुरैशी जो था, जिसने वो प्लेन हाईजैक किया था 1970 वार से पहले, और उसको ले जाके लाहौर में जलाया था। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ प्लेन का, फोकर फ्रेंडशिप था शायद, फोकर फ्रेंडशिप था। उसको हमने, हमारे ऑफिसर्स ने हाईजैक कराया था इससे, और इसको ले जाके लाहौर में, वो एक किस्म से आउटडेटेड होने वाला था, 3-4 महीने में उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली थी प्लेन की, तो वही प्लेन दिया गया, उसको लाहौर हाईजैक कराया गया, लाहौर में उसको जलवाया गया हासिम कुरैशी से, और हासिम कुरैशी ने वहाँ पे JKLF जिंदाबाद ये कुछ नारे वगैरह भी लगाए थे। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में एक बात फैल गई कि ये जो है इंडिया का एजेंट है, और हमारी एजेंसी का ही नाम आया सीधा कि RNW का एजेंट है, और वो था भी। ये कराया गया, और वो जब प्लेन जल गया तो वो नारे वारे लगाए, लेकिन बाद में जब वो मीडिया में रिपोर्ट छपी तो उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, उस पर केस चला, और वो पाकिस्तान में शायद 5-6 साल जेल में भी रहा। जेल से छूटने के बाद वो हॉलैंड चला गया। हमारे, जिस आप रविंदर सिंह का नाम ले रहे हैं ना, ये रविंदर सिंह ने ही उसको वहाँ पे ढूंढा, ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ मैं, रविंदर सिंह, क्योंकि अब ये कहाँ तक CIA ने सब कुछ चीज़ें अपनी ओपन कर दी है, और हम अपनी उन फाइलों को लिए बैठे हैं अब भी साउथ बॉक्स की अलमारियों में। इनको डिस्क्लोज करना चाहिए। वहाँ पे लॉ आ गया है CIA में, कितने साल के बाद हर फाइल ओपन होगी। हमारी 71 की लड़ाई की भी अभी ओपन नहीं हुई। तो खैर उसको वहाँ से ढूंढा गया, हॉलैंड से उसको लाया गया, उसके केस विड्रा किए गए हासिम कुरैशी के, और अब शायद वो पॉलिटिशियन है J&K में, और उसको ठीक तरह से रखा गया है। तो जो अपना यहाँ हमारे यहाँ काम करता है, एजेंट होता है, उसको इस तरह से डिसऑन नहीं करते, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो सर ये कूलिंग ऑफ सरबजीत की बहन को भी नौकरी दी थी जी, जो पाकिस्तान की जेल में मरा था, उसकी सिस्टर को भी नौकरी दी गई थी। उसकी वाइफ को देनी थी, लेकिन वाइफ वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसकी सिस्टर जो थी वो थोड़ी चालाक भी थी, तो उसने मैनिपुलेट करके अपनी नौकरी ले ली थी। सर तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो कोई एजेंट्स का कोई कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं होता है, जैसे आर्मी चीफ्स और तमाम बड़े अफसरान का होता है कि एजेंट्स का या रॉ चीफ का? एजेंट्स का, और रॉ चीफ तो खैर बहुत कम ही बोलते हैं वैसे भी, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एजेंट वो होने का लोग दावा कर रहे हैं और वो आके सामने अपनी बात वैसे उसको बोलना नहीं चाहिए एजेंट को, उसके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो कह सके कि मैं रॉ का एजेंट रहा हूँ। अभी हाल में एक विकास यादव और निखिल हाँ। गुप्ता का एक मामला हुआ जिसमें कहा गया कि रॉ के अधिकारी विकास यादव ने अमेरिका में निखिल गुप्ता से संपर्क किया। निखिल गुप्ता ने एक भाड़े का चेकोस्लोवाकिया में किया। एक आदमी हायर किया, मर्डरर हायर किया और वो एजेंट निकला अमेरिका एजेंसी का। तो ये एक रॉ के लेवल पे आप इसे एक गूफअप ऑपरेशन मानते हैं या ये कहानी है जो हमारे सामने आ रही है? इसको थोड़ा आप बताएंगे? इसमें मैं फ्रेंकली बोलूं, जी। इसकी मैं पूरी सच्चाई ढूंढने में लगा हुआ हूँ। और सीनियर जो हैं एक दो ने मुंह नहीं खोला अभी, लेकिन इसकी सच्चाई पता लगा के और मैं इसको मीडिया में कोशिश करूँगा कि पूरे को एक्सपोज करूँ। विकास यादव जो है वो जिस किस्म की रिपोर्ट आ रही है वो यहाँ का एम्प्लॉई था। अब मैं उस पूरे इसको अथॉरिटी से नहीं कह सकता जी। लेकिन जिस किस्म की मीडिया में उसकी एक्टिविटीज़ दिखाई गई है तो वो काम एम्प्लॉई करेगा, एजेंट नहीं करेगा जी। क्योंकि उसने खुद ही एजेंट जो हैं खुद एक्सप्लोर किए थे, बनाए थे और अगर वो वहाँ पे काम कर रहा था तो वो गवर्नमेंट का ही आदमी था। नहीं तो वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यहाँ तक लिखा कि भारत के एक बड़े सीनियर अधिकारी का संपर्क था अमेरिका में रहने वाले एक रॉ अधिकारी के साथ और भारत के जिस अधिकारी की वो बात कर रहे हैं वो तो मिस्टर शाह हैं वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक। तो ये क्या सरकार के लेवल पे हो रहा था और विकास यादव ने इतना बड़ा गुफअप कर दिया कि अमेरिका डबल एजेंट को हायर कर लिया पन्नू के मर्डर के लिए? तो ये जो सरकारों के नाम आ रहे हैं उसमें अजीत डोवाल का नाम आ गया, उसमें हमारे गृह मंत्री का नाम आ गया। तो ये सर क्या ये डिप्लोमेसी है, ये इंटेलिजेंस है, क्या है ये कुछ हद तक तो ये वाशिंगटन पोस्ट की स्पेकुलेशन है। उनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ है तो वो प्रूव करके दिखाएं। उसके बाद वो चुप हो गए। अब क्या आप समझते हैं कि अजीत डोवाल इतने ऐसे ऑफिसर हैं कि वो उनकी कोई चीज़ वहाँ पे चली जाएगी? उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है जी। उससे बड़ा हार्ड कोर जो ऑफिसर होना चाहिए इंटेलिजेंस का कोई है ही नहीं। एंड इज ए ट्रू नेशनलिस्ट। वही एक बात मैं कहूँगा, आप लोग सब बहुत ही जानकार लोग हैं और बड़े नॉलेजेबल लोग हैं। 2014 से पहले जब अजीत डोवाल ने यहाँ टेक ओवर किया है, उससे पहले अहमदाबाद में बम फट रहे थे, हैदराबाद में फट रहे थे, दिल्ली के लाजपत नगर में भी फटे थे, मेरे ख्याल या फटने का अंदेशा था। हर बड़े शहर में अफरा तफरी थी। इंडिया में हर जगह बम फट रहे थे। ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, 14 के बाद कहीं फटे? टोटल कंट्रोल हो गया। आप देख लो, वी आर फ्रीली मूविंग, कोई ऐसा डर नहीं। तो हमें ये डर लगता था कि मेट्रो में ना फट जाए। यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योर हो गया इंटरनल। हाँ, कश्मीर के मामले में अभी हम पिछड़े हुए हैं। जी, मैं वही पूछने वाला था। जी। कश्मीर के मामले में हमें जो करना चाहिए वो करना चाहिए इनको जिस लेवल पे, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सरकार से भी एक गिला शिकवा है। अब मैं काफ़ी उम्र का हो चुका हूँ, 70+ हूँ। हम कब से सुनने आ रहे हैं। एक दफ़ा एक आप जर्नलिस्ट की एक कॉन्क्लेव थी जिसमें राजनाथ सिंह आए थे और वो डिफेंस मिनिस्टर थे, अब भी हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि राजनाथ सिंह जी, आपने पार्लियामेंट में ये कहा है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आज भी वो इनका कोई पॉलिटिशियन यूएनओ में बोला है जाके आज या कल में यही बात, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। तो मैंने राजनाथ सिंह से कहा कि आप पीओके को बाई फोर्स इंडिया में कब मिला रहे हैं? मैं कहा अदरवाइज नहीं मिलने वाला ये। तो वो जैसे इनकी आदत है ऐसे हाथ हिलाने की, कहते हैं इसको तो बचा लें, मतलब जो हमारे पास कश्मीर है। ये इनका एटीट्यूड है।
इन लोगों में इंदिरा गांधी जैसी किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है जो उसमें थी। जब बांग्लादेश से 2 लाख रिफ्यूजी यहाँ आ गए थे हिंदू, उस टाइम पे 2 से ज़्यादा ही थे, तो इंदिरा जी ने 2 ऑफिसर्स को बुलाया था, जनरल मानिक शाह को और हमारे RN काऊ को, और उन्होंने जनरल मानिक शाह से कहा कि ये मैं फैक्ट आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये कोई मेरी अपने माइंड की क्रिएशन नहीं है। जनरल मानिक शाह को कहा था, जनरल मैं इस पोर्शन को पाकिस्तान वाले को लिबरेट कराना चाहती हूँ, ईस्ट पाकिस्तान को, क्या आप तैयार हैं, आपकी आर्मी तैयार है? तो जनरल मानिक शाह ने कहा था कि मैडम, ये जो हमारी इंडियन आर्मी है इसकी ट्रेनिंग जो है इट इज़ टू डिफेंड आवर टेरिटरी, हमें काउंटर ऑफेंसिव की हमारी आर्मी को ट्रेनिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा आप इनको दो, कितना टाइम लगेगा? कहते हैं कि मैडम कम से कम 6 महीने। तो उन्होंने कहा आप जाके तैयारी करो। जनरल मानिक शाह जब उठ के चले गए, RN काऊ को कहा कि अब आप अपना काम करिए। ये मार्च 71 की बात थी। हमारे ऑफिसर्स ने जो वहाँ के रिफ्यूजी आए थे वो उनको गुरिल्ला ट्रेनिंग दी, और इवन हमारे ऑफिसर इनसाइड बांग्लादेश गए, जो ईस्ट पाकिस्तान गए, और ये हालत कर दी, ब्रिज के ब्रिज उड़ा दिए, रेलवे लाइनें उड़ा दी, और वो जो उनकी आर्मी के कैंटोनमेंट थे उनमें ब्लास्ट किए, ये किए, कि जब 71 वार हुई 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी घुसी और 16 दिसंबर को 93 हज़ार की फोर्स से सरेंडर करा दिया। ये पॉसिबल था? ये जो रॉ का होमवर्क था 6 महीने का, 7 महीने का, जिसमें ये हालत कर दी थी पाकिस्तान आर्मी की कि वो अपनी जान बचा के भाग रहे थे, वो अपनी कैंटोनमेंट में घुस गए थे जहाँ जहाँ इनकी थी, और पूरे बांग्लादेश में हमारा एक किस्म से राज हो गया था ईस्ट पाकिस्तान में। और 16 दिसंबर को तभी जनरल नियाजी ने हमारे सामने सरेंडर किया। 93,000 की फोर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहीं पे भी इस दुनिया में सरेंडर नहीं किया, और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जिसमें हमारे एजेंसी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। जी बिल्कुल। नहीं सर, तो अभी आजकल हम देख रहे हैं जैसे चुनाव भी हो रहे हैं और हम जगह जगह देखते हैं कि सरकार 370 खत्म करने को लेके बहुत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि 370 खत्म हो गया, अब कश्मीर जो है वो असल मायने में भारत का हिस्सा है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर के फ्रंट पे आपको ये कमज़ोर नज़र आती है सरकार जब कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या सरकार क्रेडिट ज़्यादा ले रही है और एक्शन कम है, नतीजे कम हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं जी। इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, कश्मीरी भी जिम्मेदार हैं। आज भी हम उनको कश्मीरी समझते हैं और कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी समझता है। जब तक कश्मीरी अपने आप को इंडियन नहीं समझेगा तब तक ये उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है, उनका माइंड जो पॉइजन किया हुआ है इवन यंग जनरेशन का, वो अब से नहीं हो रहा है। ये यासीन मलिक जैसे, ये जितने शब्बीर शाह वगैरह जो थे, ये सब लोग जो थे ये आग लगा रहे थे यूथ के अंदर, और वो उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि कश्मीर जो है, हम कश्मीरी हैं। तो जब तक हम इस किस्म का माहौल वहाँ पे क्रिएट ना करें कि कश्मीर को कश्मीरी ना समझे, अपने आप को इंडियन समझे, ये सबसे बड़ा वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा बहुत सालों से चला आ रहा है, और इसको दूर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, चेंज हो रही है, माहौल चेंज हो रहा है। तो पिछले 10 साल में ये चेंज नहीं हो पाया, नहीं जो उस मौजूदा लेवल सरकार पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल पे नहीं हुआ है। कोई वजह उसकी आप समझते हैं? इसकी वजह राजनीतिक वजहें हैं इसकी, या कोई और वजहें हैं इसकी? राजनीति कहूँगा जी। हम लोग और आप लोग तो वहाँ जाके कुछ कर नहीं सकते। बस सर, एक और सवाल है। आजकल एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक कैरेक्टर बहुत चर्चा में है, और जब जब भी कोई उसकी सुर्खी आती है, कोई खबर आती है, तो फिर एक तो सरकार का वर्जन होता है, एजेंसियों का वर्जन होता है, एक लेकिन सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि वो जेल में बंद है।
अहमदाबाद में जेल में बंद है। इसके बावजूद वो जेल में बंद होने के बावजूद वो दुनिया भर में उसके जो गुर्गे हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कनाडा से लेके, मुंबई से लेके, देश के कोने कोने में और विदेशों तक भी। तो ऐसा होता है क्या सर कि लोग कह रहे हैं, मतलब कोई मतलब एक वर्ग है जो कह रहा है कि वो एजेंसियों के पेरोल पे है, ऐसा होता है क्या एजेंसियों के पेरोल पे? और इससे देखिए, लॉरेंस बिश्नोई से RNDW का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनली एक गुंडा एलिमेंट बना हुआ है, और जिस तरह की ये बातें चल रही हैं कि वो सलमान खान ये फलाना दूसरे बॉम्बे में, तो वो कोई एक छोटा मोटा आदमी था, और उसको इतना, दाऊद भी क्या था कभी, दाऊद तो इससे भी छोटा था। ये तो फिर भी कहीं कॉलेज वॉलेज में पढ़ा हुआ है, वो तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। दाऊद कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था इन्होंने। मतलब किन्होंने? अब बॉम्बे पुलिस, हम्म ये हमारी लोकल पुलिस, ये इनको ढंग से हैंडल नहीं करती। ये सिर्फ क्राइम रिलेटेड इशू है, और इसमें ये सोचे देश की सुरक्षा को खतरा है, या इसमें RNDW का कोई हाथ है या लेना देना, कुछ नहीं है। ये एक मामूली वो क्रिमिनल आदमी है, वो अपने एजेंट्स अपने आप ही बन जाते हैं। ये मैंने देखा कई लोग, ये जो ऐसे एलिमेंट घूम रहे हैं गुंडा टाइप, वो अपने आप ही कह देते हैं हम उसके आदमी हैं, तो आस पड़ोस तंग वैसे परेशान हो जाता है। कुछ तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है वो। तो इसमें ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको ये सोल्यूबल है। लेकिन ये कुछ, क्योंकि मीडिया में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, पत्रकार बंधुओं को भी कुछ लिखने के लिए चाहिए, तो वो थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला भी लग जाता है वो, तो ये सब चल रहा है। लेकिन वो अगर उसका नाम ही लॉरेंस देखो, लॉरेंस नहीं होगा इसका नाम, बिश्नोई कम्युनिटी है। अब वो कहते हैं हिरन क्यों मारा। अरे हिरन की बात तुम्हें आज तुम्हारे जहन में आ रही है? हिरन, काला हिरन हमारा पूजनीय है, ये चीज़ें फैल रही हैं अब। सर, आपकी जो पहली किताब आई थी RNDW पर, मिशन RNDW, जी मिशन RNDW, उसमें शायद आपने लिखा था कि रॉ में आमूल चूल बदलावों की ज़रूरत है। रॉ का इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही पैथेटिक लेवल पे चला गया है, वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के इशू हैं। वो किताब 2014 में आई थी मेरे ख्याल से। क्या आज 10 साल बाद भी आपको लगता है कि रॉ में इस तरह के बदलावों की ज़रूरत है? अब मैं वहाँ देख रहा हूँ, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, अब करप्शन इतनी नहीं है। उस वक्त क्या हुआ था कि जब राजीव गांधी PM बने थे, तो कुछ ऑपरेशन श्रीलंका में हुए थे, LTT का ऑपरेशन आप कह दें, और इधर उधर हमारे पड़ोस में भी। हमारा काम ही बाहर काम करना है। लेकिन उस वक्त जो है, जो हमारे हिंदू आउटफिट थी श्रीलंका में, उस पर वहाँ पे काफ़ी अत्याचार हो रहा था, तो उस पर हम इन्वॉल्व हुए थे। भास्करन था वो, मेरे ख्याल, भास्करन, वो भी हमारा ही प्रोडक्ट था। सब ट्रेनिंग वगैरह यहाँ हुई थी, और LTT को हमने ट्रेंड किया था फॉर हिंदू कॉज ऑफ श्रीलंका। और उसकी आड़ में वो उस वक्त रागा जो चीफ था, वो काफ़ी पैसे खा गया था। अच्छा। क्योंकि थाईलैंड से भी कुछ काम हो रहा था, कुछ बाहर से हो रहा था। ये श्रीलंकन एलिमेंट जो थे दूसरी हमारे साउथ एशिया की बहुत कंट्रीज़ में थे, तो उनको भी हम प्रॉप अप करके इसमें इन्वॉल्व कर रहे थे। तो उनकी फाइनेंसिंग, हमारा सारा काम पैसे से होता है। अब ये एक की नेक नीति पे है ऑफिसर की कि वो करप्ट होना चाहता है या नहीं। अगर वो करप्ट होना चाहे, हो सकता है, सारा काम पैसे से होता है, जो स्लिप बना के दे देगा वही फाइनल होगी। तो उस वक्त जो एक राह का चीफ था, उसने 7, 8, 9, 10 या प्रॉपर्टी जो है बेंगलोर में, बॉम्बे में, नोएडा में, दिल्ली में, तो वो उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी थी। वो हमने फिर न्यूज़ वगैरह में काफ़ी आपके जर्नलिस्ट थे एक दो ने काफ़ी, सड़ा राम बहादुर राय जी ने बहुत स्टोरी लिखी थी उस पर, तो वो एक्सपोज भी हुआ था, उस पर केस भी चला था CBI का। लेकिन ये है कि कौवा कौवे को नहीं काटता, तो वो ऐसे ही CBI के ऑफिसर हैं, तो वो रॉ के ऑफिसर पे क्या एक्शन लेंगे।
तो वो अब बेचारा वो ऊपर चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइटर नोट पे है, अलग सवाल पूछ रहा हूँ कि आप भी देखते होंगे कि आजकल नहीं, हमेशा से ही रॉ एजेंट्स को लेके बॉलीवुड बहुत फैसिनेटेड रहता है। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, टाइगर जिंदा है, मिशन पाकिस्तान, ये वो। तो आप भी, अगर आपने भी कोई देखी हो एक आध फिल्म, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग, फिक्शन ज़्यादा है। हाँ मतलब ये लोग रॉ एजेंट्स की जो इमेज है, एक दफ़ा एक चैनल पे आप वाले पे ही शायद ये शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़की रॉ ऑफिसर बनी थी एक फिल्म में, और जॉन अब्राहम बना था या कौन, तो मेरे को बुलाया गया था वो। तो वो इशू वहाँ क्या था कि फिल्मी रॉ ऑफिसर और रियल रॉ ऑफिसर, ये काफ़ी डिस्कस हुआ था जी। तो ये इशू वहाँ भी आप जो कह रहे हैं डिस्कस, तो मैंने जॉन अब्राहम से पूछा था, भाई तुम क्या सोचते हो? कहता सर मैं तो पहली दफ़ा रॉ का आदमी देखा है। ये आप, तो मैं उठ के चलने लगा, वो बेचारा आके मेरे से लिपट गया, कह रहा जी आपकी जो डिस्कशन हुई हमें काफ़ी अच्छी लगी, हम तो जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं वो बोल देते हैं, ऐसा ही हाथ हिला देते हैं, ऐसे तलवार वो पिस्टल निकाल लेते हैं, ये तो ये तो फिल्मी बातें हैं, लेकिन आपसे मिले हैं तो काफ़ी चीज़ें। तो फिर वो मैंने कहा यार जॉन तू इतना बड़ा आदमी है, हम तो यहाँ पे रहे हैं, एम्प्लॉई रहे हैं, जो भी थे इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, मैंने कहा मिलना मुझे तेरे से चाहिए था, तू भाग के मेरे से मिल रहा है, ये तो मैं कहा यार ठीक नहीं रहा। कहता जी हाथ जोड़ने लगा, कहता जी हमने तो पहली दफ़ा रॉ का आदमी देखा है, हम तो फिल्मी रॉ ऑफिसर थे। तो ये हमारे एम्प्लॉइज मैं क्यों निकल आ गए। हमारे घर पे भी काफ़ी इस बारे में बहस हुई, आज भी कई दफ़े मेरे बच्चे ग्रैंडसन हैं, वो कॉलेज में हैं, वो भी आजकल कि डैडी आप ये पंगा क्यों लेते हैं। मैं कहा यार ये पंगा लेने की एक आदत बन जाती है। जब 14 में पूरी किताब मैंने लिख दी, उस वक्त मैं सोच रहा था मुझे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अंदर किया जाएगा। आई टुक दैट चांस बिकॉज आई वांटेड माय कमिंग जनरेशन ऑफ दिस कंट्री to know the real facts of this agency and what are our achievements and what we have done for this country, that I have written in the book. जी बिल्कुल। सर एक और सवाल बड़ा सामने आता है, लोग बड़ा मासूमियत में पूछते हैं, या हम लोगों के जहन में भी आता है, जैसा आपने कहा कि एजेंसी जो है वो एजेंट्स को डिसऑन कर देती है, जब तक उनका इस्तेमाल होता है तब तक इस्तेमाल होता है, वरना उसके बाद, या शायद आपने कहीं ये भी कहा है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये साबित करने के लिए कि मैं रॉ का एम्प्लॉय रहा हूँ। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर पे, हमारे रिटायरमेंट लेटर पे कहीं पे भी RNDW नहीं लिखा होता जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या मोटिवेशन क्या होती है कि अपनी जान दांव पे लगा के कोई एजेंट इतने खतरनाक काम करता है, और जबकि उसको पता है कि अगर चीज़ें एडवर्स सिचुएशन में गई तो उसका देश या उसकी एजेंसी उसको डिसऑन कर देगी। ऑफिसर कहिए, एजेंट हम बनाते हैं जी। हम एजेंट नहीं है। हम एजेंट बना के उनसे काम लेते हैं और उनको ही डिसऑन किया जाता है जी ज़रूरत पड़ने पे, और डिसऑन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। उनको पूरी तरह कंपनसेट करना चाहिए। वो आदमी आपके लिए पैसे के लिए काम कर रहा है, अपने उसका भी परिवार है, उसकी भी लायबिलिटीज़ हैं, और वो इतना बड़ा रिस्क लेके, अगर सरबजीत मरा है वहाँ उस जेल में पाकिस्तान में, तो वो भी किसी लालच से गया था, और उसको हमें हर तरह से कंपनसेट किया गया है, उसको कंपनसेट। ऐसी बात है। मैंने हाशिम कुरैशी का नाम लिया, आपको बहुत बड़ा नहीं सर, ये तो मीडिया में आ गए तो शायद कंपनसेट हो गए, जैसा जैसा हम नहीं, समझते हैं, जो आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो मीडिया में भी नहीं आते, जो मीडिया में नहीं आते और जो उनको किया जाता है। अब एक वो था पीछे, मेरे पास भी कुछ आए थे, तो उनको मैंने कंपनसेट कराया था। एक को तो शायद पंजाब गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप भी दिया था, वो पाकिस्तान की जेल में रह के आया था। तो कंपनसेट कुछ हद तक किया जाता है, और इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होती। आपने अजीत डोभाल का नाम लिया, आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, RN काओ का लिया जी।
आपने आपके पास एक लंबा अनुभव है इस एजेंसी के साथ जुड़े रहने का। मेरा सवाल ये है कि अभी आप तारीफ कर रहे थे अजीत डोभाल की, आप इंदिरा गांधी की भी तारीफ कर रहे थे, आप ये भी कह रहे थे कि रॉ में करप्शन बहुत बढ़ गया था बीच के दिनों में। तो ये रॉ कब खराब हुई थी? क्योंकि जो ये नई सरकार है 2014 के बाद जो नई सरकार आई वो ये दावा करती है कि हमने खुले हाथ, और मैक्सिमम किस एंगल से खराब कह रहे हैं? करप्शन के हिसाब से, करप्शन के हिसाब से कह लीजिए या इंटेलिजेंस फेल्योर के हिसाब से कह फेलियर लीजिए। तो मैं नहीं कहूँगा, जी, फेलियर बहुत कम है, फेलियर नहीं होता ये। हमारे यहाँ फेलियर नाम की चीज़ बहुत कम है, क्योंकि ये टीम वर्क है, इंडिविजुअल नहीं है। टीम में एक आदमी भी गड़बड़ करेगा तो उसको के लिए करेक्शन के लिए बैठे हैं लोग। हाँ, जो करप्शन की बात है वो इंडिविजुअल, मैंने कहा ना, जहाँ सब काम पैसे से होता है। और पैसा जब आप, मुझे एक एजेंट है कोई और मैंने उसको मान लो कहा कि 10 लाख रुपए में काम करेगा, मैं 5 उसको देता हूँ, 5 रखता हूँ, तो ये तो मेरी बदनीयती है, मेरी बेईमानी है। और एजेंट भी उसमें क्या करेगा? अच्छा, रॉ के पूरे इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो किस मिशन को आप सबसे नंबर 1 मिशन मानते हैं और उसका क्रेडिट किस सरकार को देते हैं? मैं सबसे बड़ा मिशन नंबर 1 तो बांग्लादेश लिबरेशन और नंबर 2 सिक्किम मर्जर। सिक्किम मर्जर की क्या कहानी थी सर? बांग्लादेश वाला तो आपने कहानी बताया, सिक्किम मर्जर वाली बांग्लादेश पूरी नहीं बताइए, नहीं, मतलब जो हमारे पास वो आपके पास काफ़ी लंबा टाइम लगे। हाँ, सिक्किम मर्जर में बताता हूँ। जी, सिक्किम मर्जर रॉ के 3 ऑफिसर्स ने प्लान किया था, एक गोली नहीं चली और 2500 किलोमीटर का एरिया इंडिया से मर्ज करा दिया था। ये एक साई वार थी, जिसको हम इंटेलिजेंस में साई वार, साइकोलॉजिकल वारफेयर। चाइना बॉर्डर पे बैठा हुआ था, उसके बावजूद हमने ये किया। ये आर.एन. काओ की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जिसमें हमारे 3 ऑफिसर थे, जिसमें 2 सिख थे और एक बंगाली थे। उन्होंने सब प्लान किया और सब चीज़ें मैनिपुलेट करके ईमानदारी से, वो मेरे ख्याल कुछ करोड़ रुपया लगा होगा, ज़्यादा भी नहीं। और मेरे ख्याल मई 75 में उसको इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने मेरे ख्याल जून में लगाई थी। हैं जी, 1 महीने पहले लगाई थी इमरजेंसी, जून में लगाई थी, ये मई में इसको सिक्किम का मर्जर हो गया था। और ये उस आयरन लेडी का बहुत बड़ा काम था। मतलब ये दोनों काम इंदिरा गांधी के सरकार जी, में जी। हुए थे। तो सर, एक हमारे देश में एक आदत है कि जब चाइना के साथ हम अपनी तुलना कर रहे होते हैं तो 1962 के युद्ध की हार की तुलना कर रहे होते हैं। हम इन कहानियों को क्या हम बताते नहीं हैं उतनी मजबूती के साथ कि हम चाइना को इस साइकोलॉजिकल वॉर में हरा चुके, सिक्किम को अपने पास कर चुके? क्या ये कहानियाँ कम बताई जाती हैं, हार की कहानी ज़्यादा सुनाई जाती है? इस बारे में फिर मैं आपको सजेशन दूंगा, मेरी किताब पढ़ना, नहीं, वो तो हम रिकमेंड भी मिशन राव, करेंगे। जी, चाइना वार में जितना मैंने लिखा है। जी, पहले मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करता हूँ, इट वॉज नॉट ए वॉर। ओके, अब पूछो कैसे? जी बताइए। इट वॉज नॉट ए वॉर। देखिए, उन्होंने 2 जगह हमारे पे अटैक किया, एक लद्दाख में, जिसको रेजंगला की आज आप कहते हैं, और मैं उसी बिरादरी का हूँ, यादव हूँ। 124 यादव रेजंगला में मरे थे उस दिन, 124। और आपने लता जी का एक गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। उसमें एक बीच में एक अंतरा है, एक ने 10 को मारा, फिर गिर गए होश गवा के। ये इन 124 में ही एक सिंहराम यादव नाम का सिपाही था, अम्युनिशन ख़त्म हो गया। वो 3000 थे, ये 124 थे। यहाँ से पकड़ पकड़ के उसने, वो चाइनीज छोटे थे, वो लंबा तगड़ा 6.25 फुट था, उनको पकड़ पकड़ के पत्थरों से 10 को मारा था। ये हमारे चाइना, तो वो लड़ाई नहीं थी, वो आए, इनको मारा, हमारे आदमी को पीटा और फिर वो वापस चले गए। ऐसा ही अरुणाचल में किया था उन्होंने, वो रुके नहीं। रीज़न बीइंग,
अगर वो रुक जाते तो दमदम पोर्ट पे नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, इवन ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस सब इकट्ठी हो गई थी। हर तरफ का असला आ गया था, हर तरह के प्लेन आ गए थे। चाइना को उस टाइम पे ऐसी बुरी मार लगनी थी, वो अपनी जान बचा के वापस चले गए थे। ये मैं डिस्क्लोज करता हूँ अपनी यंग जनरेशन के लिए। इट वाज नॉट ए वॉर, इट वाज ए हिट एंड रन। वो आए, पीट के चले गए, क्योंकि वो 3,000 थे, हमारे 125 थे। उधर 5,000 थे, वो 1,500 थे। वो लड़ाई नहीं थी। लड़ाई होती तो पूरे फ्रंट पे होती, और वो यूनिलेटरली वो खुद विड्रॉ कर गए। ये हमारे लिए एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है कि हम इसको लड़ाई ना कहें। नहीं, एक नई जानकारी आपने दी है और हम लोग इसको और पढ़ेंगे और जानेंगे आपकी किताब से। मेरा एक सवाल है, फिर जनरल कॉल को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया और ये प्रेशर क्यों आया, अगर उस तरीके से ये नहीं था तो? वो वहाँ पे जनरल कोल जो था ना, वो डिमोलाइज हो गया था पहले ही। उसने फोर्सेस को जैसे कमांड करना चाहिए था ना। गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट कर रही थी, वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। पंडित नेहरू ने तो ऑफिशियली रेडियो पर अनाउंस किया था कि वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। देखिए, पंडित नेहरू की भी स्टेटमेंट, पंडित नेहरू को ये काफ़ी उड़ाया जाता है आजकल कि डरपोक आदमी था, ये था, फलाना। वो कोलंबो में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब, जब 62 वार ये चल रही थी, तो कोलंबो में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और नेहरू जी जो थे उसके लिए जा रहे थे कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया की तरफ से। तो किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि सर ये ऐसे ऐसे वहाँ पे अटैक हो रहा है, लड़ाई हो रही है। जब वो गुस्से में भड़क पड़े, कहता आई हैव ऑर्डर्ड माय आर्मी टू थ्रो देम आउट। तो वो जनरल कोल को ये समझा के गए थे कि इनको जाके बढ़ो और इनको मारो। तो नेहरू ने उस एग्रेसिव पोस्चर था, डरपोक वाला नहीं था। और ये क्योंकि मैंने बताया कि उनके नंबर ज़्यादा थे, हमारे सोल्जर के नंबर कम थे। वो 3-3 हज़ार थे, ये सैकड़ों में थे। वो आए और मार के पीट के चले गए। वो किसी टेरिटरी पे रुके नहीं। एक्साई चीन बहुत पहले के कब्जे में है। आज भी देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें हमारा रोल बताता हूँ। जब पार्टीशन हुआ तो ऊपर का इलाका, जैसे मैकमोहन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि ये तो पता चले हमारे, क्योंकि वो एरिया ऐसा था, वो हिली एरिया था। तो अभी हमारा एक सिपाही थे आईबी के, नाम याद आ जाएगा, करम सिंह सरदार थे। वो क्या करते थे, वो लद्दाख में पोस्टेड थे, और वो जैसे मई शुरू हुआ, मई में क्योंकि मौसम थोड़ा गर्मी शुरू होती, वो सारा हिल एरिया तो वो उस रीजन में जाते थे। ना वो चाइना को पता था हमारा है, ना इंडिया को पता था ये हमारा है। तो वो क्या करते थे, झंडे गाड़ आए, कुछ खाने की चीज़ें फेंक आए, कुछ इंडियन और सामान फेंक आए। तो चाइनीज आते थे, वो देख के पीछे हो जाते थे कि ये तो इंडियन टेरिटरी है। इस तरह की डिमार्केशन थी। और आखिरी में वो लड़ाई हुई शायद 58 में, उनकी लेक पे जो हम गए थे, हमारे 3 या 4 सोल्जर फिर वहाँ मारे गए थे। ये करम सिंह भी अरेस्ट हुआ था वहाँ पे। ये बहुत बड़ा एक इसका कंट्रीब्यूशन है कि ये सिपाही था या फिर हवलदार हो गया, एएसआई हो गया होगा, उसने मैक्सिमम इंडिया की टेरिटरी को उसने आगे बढ़ाया। और उसकी रिकग्निशन के लिए अभी इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी खुद गए थे अंडमान निकोबार, एक छोटे आइलैंड का नाम करम सिंह आइलैंड रखा गया है। ये अचीवमेंट है, ये लोगों को पता नहीं है, आम जनता को पता नहीं है। इवन मुझे पता नहीं आप लोगों को कितनों का इस चीज़ का ज्ञान है, लेकिन ये मैं यहाँ डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं, आपके माध्यम से ये जानकारी हम बहुत लोगों तक पहुँचा देंगे। एक सवाल सर राजनीति से जुड़ा हुआ है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद से भाजपा और इस सरकार ने क्लेम किया कि पहले सेना को, इंटेलिजेंस को सहायता नहीं दी जाती थी, उनका बजट नहीं दिया जाता था,
उनको कमज़ोर रखा जाता था। हम आए हैं तो नया नया भारत हमने बनाया है और सेना हमारी मजबूत हुई है, इंटेलिजेंस हमारा मजबूत हुआ है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इंटेलिजेंस के बारे में तो मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। इंटेलिजेंस कभी कमज़ोर नहीं थी। इंटेलिजेंस कभी आप कौन सा कोई भी इशू ले लो, किस पे हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई है, हम तो सरकार को बता देंगे। अब करना सरकार ने है, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम जाके पीओके में घुसेंगे नहीं। वहाँ बैठे होंगे तो बता देंगे जी ये यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप इस पे एक्शन लीजिए। एक्शन सरकार ने लेना है। अब रही आर्मी की, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। पंजाब को लेकर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस समय आप ऑफिसर थे उस समय 2 बड़े ऑपरेशन हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार मैसिवली फेल्ड, और फिर ऑपरेशन थंडर, अजीत डोभाल हीरो बनकर सामने आया और फिर वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आप उस समय RNAW का हिस्सा भी थे, मतलब अगर आपके टेन्योर के बारे में थोड़ा बहुत खंगाल कर पता चला तो अगर सर हम पंजाब का जिक्र करते हैं और आप इसे इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ करके जब तक देख रहे थे, RNAW की भूमिका नहीं आती है, जब तक हम इसको इंटरनली देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका पंजाब में आई। बेनज़ीर भुट्टो का नाम सामने आया कि फंडिंग हो रही है, आतंकवादी घटनाओं को तेज़ किया जा रहा है, और RAW ने रॉ ने अपनी तरफ से इसे लेकर इनपुट दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली इंटेंट होता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंदिरा गांधी की आपने बहुत तारीफ़ की, 71 की जंग की आपने बात की, और फिर उसके बाद सिक्किम, आपने ये 2 बड़े सक्सेस का जिक्र किया, लेकिन एक बहुत बड़ा फेलियर भी रहा है। आपको लगता है कि ये इंदिरा गांधी का इंटेंट था? रॉ ने निश्चित तौर पर ये इनपुट दिया होगा, लेकिन क्या इंदिरा गांधी ने जानबूझकर इसको होने दिया? जो आरोप लगते भी हैं, थ्योरीज भी हैं कई तरीके की। देखिए उस वक्त क्या था, जो सिख लीडरशिप थी, वो एक तरफ मेरे ख्याल राष्ट्रपति भवन में जैल सिंह बैठे थे, उधर दरबारा सिंह थे, फिर एक वो उनके लीडर थे जिनको बाद में मार भी दिया था, गया था, वो SGPC के प्रेसिडेंट भी थे। इनकी इंटरनल लड़ाइयाँ इतनी थी कि उसका प्रोडक्ट कौन हो गया? जनरल सिंह भिंडरेवाला। और उसको रोकने में ये कामयाब नहीं हुए और उसके हौसले बढ़ते गए, और यही कारण हुआ कि वो जो लिबरल सिख लीडरशिप थी। सर कामयाब नहीं हुए मतलब ये पॉलिटिकली मूव्ड था, कोई रोकना नहीं चाहता था, ये कह सकते हैं पॉलिटिकली। क्योंकि ये जब सब चीज़ें बढ़ रही थी तो ये इंदिरा गांधी ने ये चीज़ें क्या है कि उनकी लीडरशिप पे छोड़ी हुई थी इंटरनल। अब बेअंत सिंह थे, हाँ, और दरबारा सिंह थे, ये इनकी आज भी देखो, ये हमारे जो सिख ब्रदर्स हैं ना, ये 4 बैठा दो, अगर उनकी बात एग्री हो जाए तो चारों SGPC की मीटिंग बुला लो, गुत्थम गुत्था ही मिलेंगे। तो पॉलिटिकली ये कहाँ एक हो सकते थे? तो वो दरबारा सिंह को कोई डाउन कर रहा है, कोई जैल सिंह को डाउन कर रहा है, तो इनमें अपमैनशिप जो थी, वन अपमैनशिप, दैट वाज द रीजन ऑफ दैट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पंजाब दैट टाइम। सर फिर ऑपरेशन थंडर आया, थंडर बाद में आया था। हाँ, उसके बाद में वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और सक्सेसफुल हुआ थंडर इसलिए हुआ कि DIG थे, अटवाल थे शायद, हाँ जी, जिनको मार दिया था उन्होंने। वो दर्शन करने गए थे अंदर और उनको उन्होंने मार दिया था, तो तब वो ऑपरेशन थंडर किया गया था। सर उसके लिए अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया था। कोई जानकारी अगर आप शेयर कर पाएं, किस तरीके देखिए से जिस वो किस्म की अभी प्लानिंग हुई? दिखाते हैं, हाँ जी, अजीत डोभाल हमारी इंडियन एम्बेसी में पोस्टेड थे, और ये ऐसी पर्सनैलिटी है कि ये चुप नहीं बैठ सकते। अगर इनको आप कहोगे कि ये 4 चीज़ें गिननी है तो 6 गिनेंगे, 2 अपनी तरफ से भी गिनेंगे। तो ही इज सो एग्रेसिव वर्कर, एग्रेसिव ऑफिसर, कि ये हर चीज़ को बहुत डीप में जाकर पूरी तरह करना चाहते। सर पर एक सवाल मैं बहुत ब्लंटली पूछ रही हूँ, क्या ये ऑफिसर एजेंट भी है? एजेंट कौन ऑफिसर? अजीत डोभाल एजेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान गए अंडर कवर ये ऑपरेशन। मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारी एम्बेसी में पोस्टेड थे। ठीक,
एम्बेसी में वहाँ पे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट हुआ करती थी, आज भी शायद होगी, मुझे मालूम नहीं। तो ये एम्बेसी में पोस्टेड थे इनके, क्योंकि ये हमारे वहाँ हमारे भी ऑफिसर होते हैं पोस्टेड, तो वो मिल के काम करते हैं या अलग अलग करते हैं, तो ये अपना काम करते थे, अपना जो भी एजेंट बनाते होंगे ये होंगे, इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, सरकार को देते होंगे, और क्या होगा, और कोई पाकिस्तान का तख्ता थोड़ी पलटेंगे। जो वहाँ की इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी, स्ट्रेटजिक होगी, एंटी इंडियन होगी, डिफेंस की होगी, आईएसआई की होगी, वो चीज़ें लेके हमारे यहाँ भेजते होंगे, हम उसको यहाँ हमारे डेस्क है जो एनालाइज करते हैं, फिर जिस किस्म का एक्शन लेना हो सरकार को रिकमेंड करते हैं, सरकार ने लेना होगा तो ले लेंगे। सर आप अभी रॉ में नहीं हैं, लेकिन रॉ को बहुत करीब से देखा और अभी देख रहे हैं। कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, आपके हिसाब से आज की तारीख में ये कितना बड़ा थ्रेट है? और अगर ये बहुत बड़ा थ्रेट है तो ये अचानक से नहीं बना है, ये पिछले कई सालों के बाद इतना बड़ा थ्रेट बन गया है। तो मैं क्या ये अधिकार ले सकती हूँ या ये आज़ादी ले सकती हूँ कि मैं कहूँ ये फेलियर था रॉ का? फेलर रहा है, पूछ रही हूँ मैं। अब बढ़ेगा ये आपके हिसाब से? नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकती, जवाब अब आपको देना आप है। खुद असेस करिए कि जिस किस्म की घटनाएं वहाँ हुई हैं, और एक प्रो खालिस्तानी का मर भी गया है वहाँ पे, तो क्या और आगे आएगा कोई? पर वहाँ पे जो नहीं, इंडियंस हैं खतरे में तो हैं। नहीं, मेरे बात का आप जवाब दीजिए। एक मरा है अभी, और वो काफ़ी एग्रेसिव था, निज्जर, और आप निज्जर की हाँ बात, वही, हाँ तो अब कोई दूसरे इस तरह की हरकत करेंगे? सर, अभी कुछ दिनों पहले ही मंदिर पर हमला हुआ है। हाँ, मंदिरों पर हमला हो रहा है मंदिर में वहाँ हुआ तो उन्होंने भी किया है, हिंदुओं ने भी मारे हैं। देखे नहीं, लठ लेके जा रहे थे वो पगड़ी बांध के, वो साफा बांध के, वो बात नहीं है। और ये जो सब आइडेंटिफाइड है, लंदन वालों पे भी हुआ था हमारी एम्बेसी पे, हाँ वो जी। भी एक्स्ट्राडाइट करा रहे हैं उसको भी। सब एक एक जो है की पहचान है, और आहिस्ता आहिस्ता सब पे एक्शन जिस किस्म का भी नेसेसरी होगा, ये मैं आपको अश्योर करा रहा हूँ। एक सवाल और मैं पूछूंगी सर, क्या आपके ऑफिसर रहते हुए क्या आप कभी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का हिस्सा बने हैं? मतलब रॉ एजेंट्स आपने खुद तैयार किए हैं, क्या आप उसका हिस्सा रहे हैं? नहीं, हम हिस्सा क्यों बनाएंगे, हम तो तैयार करेंगे। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, आपने किया है नहीं, तैयार? जैसे कि हम अब ये चीज़ें तो बताने की नहीं होती, लेकिन जैसे कि हम वहाँ जाते हैं तो और हम और क्या करने जाते हैं, आप कैसे ढूंढते हैं या उसको कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे तैयार? हम तो यूनिवर्सिटी से भी ढूंढते थे। बताइए ना, कुछ तो थोड़ा बहुत आप अगर मैं- लिबर्टी ले सकें। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, यहाँ पे नौकरी करते हुए आई डिड माई MA फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री, दैट डिग्री इज विद। अच्छा सर, आप अपने रिक्रूटमेंट के बारे में शेयर कर सकते हैं? जानते हम देखिए, हमारा जो रिक्रूटमेंट था ओपन एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर हमारा इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है, तो उसमें हर तरह के ऑफिसर वहाँ बैठते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं हर तरह के, तो इतना आसान नहीं। अब तो UPSC से करने लगे ये रिटर्न, अब तो UPSC से हो रहा है, और उसके बाद इंटरव्यू में हमारी टीम होगी, क्योंकि हमें आम आदमी की तरह रिक्रूटमेंट नहीं करनी, हम आम ऑफिशियल की तरह, उसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ देखते हैं। इंटरव्यू करने वाले साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, हमारे यहाँ के अंदर के भी ऑफिसर होते हैं, तो वो एक अलग ही तरीका है। तो सर कोई किस्सा किसी एजेंट के बारे में आप बता सकते हैं, किस तरीके से उसे तैयार किया, आपको क्या खूबियां नजर आई? नाम मत लीजिए, कहानी मत बताइए, लेकिन फिर भी। अब वो डिपेंड करते क्या ऑपरेशन करना है। अब आप ये देख लीजिए कि 71 वार में मैं तो था नहीं तब वहाँ, लेकिन ये अपने ये फिल्म डायरेक्टर है ना JP दत्ता, इनके चाचा कर्नल MNC दत्ता थे, वो जोधपुर के इंचार्ज थे, तो जोधपुर ही गुजरात तक कवर करता था, मैं भी उनके साथ मैंने काम किया है। तो वो बड़े डैशिंग ऑफिसर थे, और जैसलमेर, और उसमें आप देखिए हमारी आर्मी कितना अंदर घुस गई थी उस लड़ाई में। राजस्थान से जो एंट्री हुई हमारी इंडियन आर्मी की, और अभी पिक्चर भी आई थी वो जिसमें वो दिखाया गया था, फिल्मी वो दिखाई थी जिसमें JP दत्ता की थी, पता नहीं किसकी थी,
तो वो अंदर तक मीलों हमारे ऑफिसर जाके सब तार वार काट के, कम्युनिकेशन लाइन काट के, आर्मी को रास्ता बता के वो करके वहाँ तक छोड़ के आते थे। तो स्पेड वर्क जिसको कहते हैं वो हम ही करते थे, हमने किया था 71 वार में। और इस रीजन में सब मैक्सिमम इंडियन आर्मी अंदर गई थी। आज का पाकिस्तान के अंदर रॉ के एजेंट्स हैं क्या? क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि इस समय बीएलए को सपोर्ट रॉ कर रही है, बीएलए को फंडिंग रॉ कर रही है, टीटीपी को भी फंडिंग रॉ से जा रही है। और ये जो भारत के प्रतिनिधि हैं अफगानिस्तान में तालिबान के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हैं, ये प्लान करते हैं कि पाकिस्तान में अगला हमला कहाँ करना है। तो मतलब हमारे दर्शकों के लिए निश्चित तौर पर भारत तो यही सुनना चाहेगा कि हाँ आरए रॉ इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। वो तो पाकिस्तान भी कह रहा है, लेकिन हम भी ये सुनना ही चाहते हैं, क्यों नहीं तो सुनना चाहिए? लेकिन रॉ ये कह रहा हम है, पाकिस्तान की बात से एग्री क्यों करें? रॉ ये कह रहा है, रॉ नहीं कहेगा। नहीं, पाकिस्तान की बात से हम एग्री क्यों करें? जो हम अब कोई बलूच है उस मूवमेंट को कब तक क्रश करेंगे? बलूच को यहाँ बलूच बाहर भी बहुत बैठे हुए हैं पैसे वाले, और उनमें एक इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी बात है और वो काम भी कर वहाँ से भी कर रहे हैं। अब ये इस तरह का पाकिस्तान हमें ये तो हमने वो फेंसिंग करा दी, नहीं वो हमें कम तंग करते थे। अब जम्मू से लेके ओखा तक फेंसिंग हो गई है ना। अब आपने पता नहीं फेंसिंग देखी या नहीं देखी, तो देख के आना, उसकी रिपोर्टिंग करना। सर उस फेंसिंग के बारे में मैंने सुना है कि उसकी वजह से बड़ी इंडियन आर्मी को ऑपरेशन करने में दिक्कत होती है। खैर उनका काम भी है, ऑपरेशन, लेकिन वो कटीले जो तार हैं, आर्मी के तो नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस के ऑपरेशन हो जाते हैं। इंटेलिजेंस के ऑपरेशन निश्चित तौर पर होते होंगे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बीएसएफ भी तो मैनेज करता है, बीएसएफ के हाथ में है वो, तो वो कोई दिक्कत नहीं। जिसके संग में ऑपरेशन, अब इतने बड़े ऑपरेशन हैं भी नहीं, तो पाकिस्तान को हम तोड़ फोड़ चुके हैं अच्छी तरह। सर किताबों में पढ़ा है कि नेपाल इंडिया और पाकिस्तान के लिए खुफिया जांच करने के लिए, खुफिया जानकारियों को शेयर करने के लिए गढ़ रहा है। क्या आप ये बात डिस्क्लोज कर सकते हैं? गढ़ है खुफिया ये जानकारी साझा करने के लिए, एक दूसरे की रेकी करने के लिए, यहाँ से मूवमेंट करने के लिए दूसरे देशों में। तो अगर आप इसको लेकर कुछ जानकारी रिपीट करो आप इसको। नेपाल जो है भारत और पाकिस्तान के एजेंट्स द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कम्युनिकेशन एक्सचेंज करने के आप ये कहिए कि पाकिस्तान इस जगह को यूज़ कर रहा है जी। तो ये भारत भी तो नज़र रखेगा ना पाकिस्तान। पीछे एक मारा तो था एक वहाँ पे पाकिस्तान नेपाली, एक नेपाली मरा था पीछे, वी वॉज ए मुस्लिम। तो आज भी है ऐसा वो उतना ही? सब मैनेज है, डोंट वरी। मेरे कुछ सवाल शायद आपको अटपटे लगे हैं। एक बड़ी चर्चा रही कि सीमा हैदर रॉ की एजेंट है। उसके बाद है क्या? नहीं, लोग कहे कि पाकिस्तान से, नेपाल से यहाँ आ गई, रहने लगी, सरकार भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं है। कि क्या है, वो क्या करेगी, क्या उसकी एक देखिए एजेंट वो बनता है जिसके अंदर कुछ काम करने की क्षमता हो और जिससे हमारी यूटिलिटी हो, उससे यूटिलिटी हो, उससे कुछ है ही नहीं। वो तो एक बेकार का एक उसके सम का जिसको कहते हैं कि वो आशिकी का केस है। कुछ और चर्चित सवाल लेता हूँ, लोग बहुत जानना चाहते हैं। मोसाद वालों से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हमारी तो नहीं हो सकती, होगी तो ऊपर ही होगी। लेकिन मोसाद के बारे में एक बात मैं कहूँगा, जब ये कहूटा का एटॉमिक प्लांट इन्होंने लगाया था पाकिस्तान ने, तो ऑब्वियसली इजराइल जो है इससे परेशान था, क्योंकि ये इनमें ये बात फैल जाती है कि अगर पाकिस्तान ने बम बनाया तो वो दूसरी इस्लामिक कंट्री को भी यूज़ करने के लिए दे देगा, ऐसी एक एप्रीहेंशन है। तो जब ये बनाया गया था कहूटा का, तो इजराइल ने, तब वो मोशे दयान था एक उनका डिफेंस मिनिस्टर, जिसकी एक आंख थी जिसके ऊपर वो लगाता था। आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी होगी, वो यहाँ तक पट्टी लगाता था इसकी कपड़े की, तो या किसी और चीज़ की लगाता, एक आंख थी उसकी। वो आया था, डिफेंस मिनिस्टर था, वो बॉम्बे में बातचीत भी हुई थी
तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। उसने एक प्रपोजल दिया था कि हम कहूटा एटॉमिक प्लांट को बम्बार्ड कर देंगे, हमारे प्लेन आएंगे, इसको बम्बार्ड कर देंगे, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लंबा था, उनको रिफ्यूलिंग के लिए आप इंडिया में कोई जगह से उनकी रिफ्यूलिंग करा दें। मुरारजी इस पर एग्री नहीं हुए। अगर वो उस वक्त मुरारजी एग्री हो जाते तो इजराइल तभी कहूटा को बम्बार्ड कर देता और ये इनका एटॉमिक जो प्लान था वो ख़त्म हो जाता। अच्छा, ये भी बहुत चर्चा होती है, मतलब फिल्में बन जाती हैं कि सुई गिरा के मार देते हैं, मोसाद बहुत तरीके से मार, ऐसा होता है क्या? रॉ भी ऐसा कुछ ऐसा प्लान करता है कि इस तरीके की आपका ये कि ये फिल्मी बात है। ऐसा नहीं होता? लेकिन ये था कि सुना कि वो कहूटा प्रूव हुआ था, तो एक वहाँ पे नौकरी करता था, उसके वो कटिंग करा रहा था, उसके बाल उठाए थे तो उसमें रेडिएशन मिल गया था। ये कुछ चीज़ें चली थी तब। अब वो उस वक्त हम एजेंसी में थे भी नहीं और ये बातें चल नहीं के तो क्या वहीं इंडियन एजेंसी RNW भी ऐसा कुछ करती है कि मतलब इस तरीके का कोई काम, मतलब जिस तरीके की कहानियां होती हैं कि एजेंट इस तरीके से काम करते हैं, हम लोगों ने तो जो फिल्मों में देखा है उसमें कई किस्म की फिल्में बनी, इंडियन फिल्मों के अलावा अगर मैं बात करूं, तो क्या वैसा भी ऑपरेशन होता है या ये सब भी सब फिल्मी है? सारा ही फिल्मी है। कुछ काम वहाँ करने जाएगा कोई आदमी या हम कराएंगे, तो ये सब फिल्मी स्टोरी है सारी। वहाँ यहाँ की हर स्टोरी फिल्मी है। छोटे सवाल हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में, कि भारत का बड़ा दुश्मन कौन है, चीन या पाकिस्तान? आज के डेट में जी। चीन। और प्रधानमंत्रियों की अगर मैं बात करूं, 3 ऑप्शन दूं तो एक ऑर्डर में आप बता दीजिएगा कि इस बेहतर रॉ के लिए कौन से रहे थे। एक इंदिरा गांधी का नाम लूँगा, नेहरू का नाम लूँगा और मोदी। तो इन तीनों में आप एक ऑर्डर में बता दीजिए। देखिए, नेहरू जी के टाइम में रॉ नहीं थी, आई भी थी। जी। और नेहरू जी को जब देश मिला था तो ये खून से लथपथ था। उस वक्त ट्रेनें कट के जा रही थी, कट के आ रही थी पार्टीशन के टाइम। तो उस वक्त जो नेहरू जी ने देश को संभाला था वो एक बहुत बड़ी बात थी। अब रहा इंदिरा जी ऐसी प्रधानमंत्री एग्रेसिव क्यों बनी? इंदिरा जी जो थी नेहरू जी के साथ 3 मूर्ति में ही रहती थी। वो प्रधानमंत्री होते थे, वो उनके हर तरह से अपने फादर का जैसे ध्यान रखती हुई लड़की। बाद में IND मिनिस्टर बनाई गई थी वो, और बड़ी शर्मीली थी। मेरे को किसी ने बताया कि जब ये IND मिनिस्टर बनाई गई तो ये ट्रांसपोर्ट भवन में बैठती थी। तो ट्रांसपोर्ट भवन का एक रास्ता पार्लियामेंट के गेट की तरफ निकलता है, तो कहते चुपचाप वहाँ से चढ़ती थी, वहीं से चली जाती थी। इसको हालात ने एग्रेसिव बनाया। ये हर लेडी के अंदर इंस्टिंक्ट होती है, वो हालात से ही तो चुप रहेगी और हालात से ही वो पूरी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। तो ये जब कांग्रेस में डिवीज़न हुए, ओल्ड कांग्रेस बन गई, इंदिरा गांधी को साइड लाइन करने लगे, उसने रिवोल्ट किया, उसने कांग्रेस आई बनाई, इस तरह से फिर वो एग्रेसिव होती गई। फिर उसने ये नेहरू जी के टाइम पे देखती थी ये सारी प्रॉब्लम्स, तभी उसने, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसने दोनों को बुलाया कि मुझे इसको लिबरेट कराना है, ईस्ट पाकिस्तान को। तो ये कोई ऑर्डिनरी लेडी का काम नहीं था, ये बड़ी एग्रेसिव और बहुत दिलेर लेडी थी वो। उसने ही, उसकी वजह से ये हुआ। जी, मेरा अब सवाल आपसे ये है कि ISI को मैं जब बाहर गया हूँ और मैंने लोगों से बात की है और सवाल पूछा है कि रॉ बेहतर है या ISI, तो ज़्यादातर लोग जो इंडियंस नहीं हैं, इंडिया के बाहर के लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ISI को ऊपर रैंक करते हैं रॉ के। ISI का और रॉ का कोई मैच नहीं है। ISI का पाकिस्तान से बाहर कोई ऑपरेशन बताइए आप, मैं 10 गिनवा सकता हूँ आपको। सिक्किम मर्जर मैंने बताया, इवन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में बताया। ISI एक किस्म से टुच्ची ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जेब कतरे होते हैं ना, ये एक किस्म के काम करने वाले लोग हैं। ये इतने ना एग्रेसिव हैं, ना दिलेर हैं, और ना इनकी फार साइटेडनेस है, ना लंबी प्लानिंग है।
ये हमारे यहाँ कश्मीर में वो लेंगे 4 उनको जो है वहाँ तैयार करेंगे, भेज देंगे, वहाँ जाके वो बम फोड़ दो, ये कर दो, इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आज तक उनने कश्मीर में इस किस्म की हरकतों के अलावा कश्मीर के 1 इंच में भी अंदर आए हैं वो? बिल्कुल नहीं यार। या पाकिस्तान की हिम्मत हुई अंदर आने की? इंडियन आर्मी एक किस्म से गुस्से में बैठी है कि सरकार कहे हम इनको सीधा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा और मेरे सहयोगियों का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया हमारे सवालों का। आपका अनुभव कैसा रहा न्यूज़ तक पर? पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरी बातें सुनी, मेरे से क्वेश्चन किए, और जिस बारे में मैं कुछ बता पाया आपको, और किस किस्म की ये अब आपको एनालाइज करना ये बातें क्या थी क्या नहीं थी, क्योंकि आप लोग सबसे अगर जागरूक वर्ग है हमारे यहाँ, आप लोग हैं। आप ही यहाँ पे हर चीज़ को चला रहे हो। ये आपका जो समुदाय है पत्रकारों का, पत्रकारिता है, चाहे वो अखबार की है, चाहे फिजिकल है, चाहे चैनल टीवी पे है, ये है, आप ही यहाँ, आपसे ही सब ये डरते हैं। ये पॉलिटिशियन भी डरते हैं कि यही लोग, तो आपका इस देश की उन्नति में मैं तो ये कहूँगा बहुत बड़ा योगदान है, और आप इस तरह ही बेझिझक होकर काम करते हैं, करते रहेंगे। और आपका ये जो संस्था है, अब जैसे मुझे नहीं पता मैं इंडिया टुडे कब से पढ़ रहा हूँ, मेरे घर में आती है एक्सक्लूसिव मैगजीन, पूरी अच्छी रिपोर्ट, बड़े कितने जर्नलिस्ट आए, कितने गए, और किस तरह से मैनेज हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसी तरह आपका चैनल भी मैंने देखा है कि ये निर्भीक भी है। कुछ बंदिशें तो होती हैं, वो हम भी समझते हैं, लेकिन आपका चैनल काफ़ी निर्भीक है। और आजकल एक टैग लग जाता है कि ये उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये उससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ, थोड़ा बहुत इस पर भी है, लेकिन उतना नहीं है। आपकी निर्भीकता इस चीज़ को ख़त्म करती है कि ये किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस। तो इस तरह आप लोग काम करते रहेंगे, समाज को देखते रहेंगे, तो आगे ठीक है। थैंक यू सर।